तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के नए सेशन में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे संगीत शिक्षक भर्ती में जो पूछे जाते हैं, यहाँ बिहार लोक संगीत जो लोक नृत्य होते हैं, जो लोक गीत होते हैं, तो उनसे जो प्रश्न बनते हैं आपके बीपीएससी या फिर एसटीईटी में पेपर 1 पेपर 2 में, तो दोस्तों वही सब प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, इस बार जो है आपके बिहार से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और बात कर ले बीपीएससी की, तो इसमें भी कुछ प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि झिझिया कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों देखिए, सेशन तो शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्यों, ताकि दोस्तों लाइक करके रखने से क्या होगा कि आपके पास जो है, आप लाइक वाले सेशन में जाकर देखेंगे अपने चैनल के, तो आपको यह वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि आप लोग देख के 2-3 बार अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि झिझिया लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है। तो झिझिया जो अगर बात करें, तो झिझिया जो है आपके बिहार का लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है, यह नृत्य जो है कब, दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है, कब, दुर्गा पूजा के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, झिझिया। चलिए आगे है धोबिया, इनमें से किस राज्य का नृत्य माना जाता है। तो धोबिया की अगर बात करें, तो झिझिया, धोबिया, ये किस राज्य का है। तो धोबिया आपके बिहार राज्य से संबंधित नृत्य है। ठीक है, आगे चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि इनमें से बिहार का लोक नृत्य बताएं। तो बिहार की अगर लोक नृत्य की अगर बात कर ले, तो हम देखेंगे यहाँ पे कथक कहाँ का है। कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाता है, सवारी, छऊ और सवारी मेरे ख्याल से शायद ये आपका उड़ीसा का होगा, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, छऊ तो उड़ीसा का है ही, सवारी भी साथ में होगा, उड़ीसा का ही होगा। यहाँ जो लोक नृत्य होगा आपका झरनी, ये झरनी जो है वो बिहार का लोक नृत्य माना जाता है, बिहार का लोक नृत्य है। जो कि झरनी जो है दोस्तों, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदायों के द्वारा जो है किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है विवाह संपन्न होने के बाद वधू के घर पर कौन सा गीत गाया जाता है। दोस्तों जब विवाह जब संपन्न हो जाती है, जब शादियाँ हो जाती है, तो आप लोग देखते हैं ना कि उसके बाद जो होता है क्या, एक कोहबर बनाया जाता है और उसके सामने बैठकर जो है कौड़ी वगैरह जो खेलते हैं, कौड़ी वगैरह जो खेलते हैं, तो वहाँ पे कौन सा गीत कहते हैं। तो वहाँ पे कोहबर गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, उस गीत को कोहबर गीत कहते हैं। ठीक है, ये जो है विवाह संपन्न होने के बाद कोहबर गीत को गाया जाता है। आगे देखते हैं, विवाह के अवसर पर वर पक्ष की स्त्रियां बारात प्रस्थान करने के बाद कौन सा नृत्य करती है। तो जब वर पक्ष यानी कि किसी लड़के की अगर शादी है, तो अगर उसकी बारात अगर प्रस्थान कर जाती है, तो सारे लोग, महिलाएं तो बारात नहीं जाती है, महिलाएं तो घर में ही रहती है। तो वही महिलाएं जो हैं वो रात में क्या करती हैं, बारात चले जाते हैं, तो उसके बाद में महिला क्या करती है, नृत्य करती है। तो उस नृत्य को जो है क्या कहते हैं, उस नृत्य को डोमकच कहा जाता है। इसको डोमकच कहा जाता है। इसमें खेला होता है, जैसे कि डोम डोमिन बनते हैं, या फिर बहुत सारे जो है इस पे ये कहा जाता है कि इसमें होता है जो नाट्य करती हैं महिलाएं घर की, तो इसको डोमकच कहा जाता है। ठीक है, डोमकच मुख्य रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा डोम डोमिन खेल कब प्रारंभ किया जाता है। देखिए, डोम डोमिन का जो खेल होता है वो कब प्रारंभ किया जाता है, जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि बारात प्रस्थान कर जाती है, उसके बाद जो घर की महिलाएं जो रह जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, रात में वो लोग जो है, महिलाएं जो एक नृत्य करती हैं, डोम बनती है, डोमिन बनती है, साड़ी पहन, ये धोती पहनती है, कुर्ता पहनती है, तो ये इस तरह से जो है नृत्य करती है वो। आगे देखिए अगला क्या है कि भिखारी ठाकुर के नाट्य रचना का क्या नाम है। तो भिखारी ठाकुर के अगर नाट्य रचना की हम बात करें, तो यहाँ पे आपके भिखारी ठाकुर की जो रचना है विदेशिया हो जाएगा। ठीक है, विदेशिया किसकी कृति है, विदेशिया भिखारी ठाकुर की कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर ने अपनी नाट्य रचना में किसका उल्लेख किया है। देखिए, उनकी जो नाट्य रचना है कौन सी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर में बताया, नाट्य रचना उनका है विदेशिया। तो उस विदेशिया में वो डोमकच जो है आपका, डोमकच, उसका भी उल्लेख करते हैं। ठीक है, डोमकच का भी उल्लेख करते हैं, उल्लेख मिलता है आपके भिखारी ठाकुर की नाट्य रचना विदेशिया में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गीत बेटी की विदाई पर गाया जाता है। देखिए, बेटी की विदाई पर जो गाए जाने वाला जो गीत है, उस गीत को क्या कहते हैं, उस गीत को कहते हैं समदौनी। क्या कहते हैं, समदौनी।
तो ये हो जाता है आपका समदौनी। समदौनी दोस्तों, समदौनी की बात करें तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये मिथिला के क्षेत्रों में जो है आपको ये बेटी जब शादी जब हो जाती है, जब बेटी विदाई होने लगती है, तो उस जो वहाँ जो गीत गाते हैं तो उस गीत को क्या बोलते हैं? समदौनी गीत। पूछेगा प्रश्न कि समदौनी गीत कब गाया जाता है? तो मिथिला क्षेत्रों में बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। या फिर समदौनी कैसा गीत है? तो विदाई गीत है। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप लोग को ध्यान रखना है। और मैं बता दूं कि इसमें समा चकेवा जो है भाई बहन का त्यौहार है। ये आपके जो छठ होता है ना कार्तिक मास, उसके बाद मनाया जाता है। उसके बाद फिर आपका लोरकी और बिरहा क्या है? ये जाति गीत के अंतर्गत आते हैं, जो कि अहीर जो होते हैं ना उनके द्वारा गाया जाता है। आगे देख लेते हैं कजरी कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो कजरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बिहार और उत्तर प्रदेश, कजरी जो है ये दोनों प्रदेशों का प्रसिद्ध लोकगीत माना जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, आगे देखिए सावन गीत कब गाया जाता है। तो सावन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सावन में क्या होता है? वर्षा होता है। तो सावन की अगर बात कर ले तो सावन गीत कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में सावन गीत गाया जाता है। आगे प्रश्न है कजरी का एक अन्य रूप जो मिथिला के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, उसे किस नाम से जानते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि कजरी का जो अन्य रूप है कजरी का, वो मिथिला के क्षेत्रों में उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है, मिथिला में उसको मलार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या मलार के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न बने कि मलार के नाम से किसको जाना जाता है, मलार किसका नाम है मिथिला क्षेत्रों में? तो कजरी का नाम है मलार, और मिथिला के क्षेत्रों में ही यह नाम जो है कहा जाता है। चलिए आगे है, झूला गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो झूला गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा झूला जो है आपके, झूला गीत भी वर्षा ऋतु में ही गाए जाते हैं। ठीक है, झूला गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आपका आगे बढ़ जाइए, 14 नंबर प्रश्न अब देख लीजिए। 14 में क्या है कि डोमकच नाट्य लोक संगीत किसके द्वारा किया जाता है? तो डोमकच जो है आपका नाट्य लोक संगीत जो है वो किसके द्वारा? वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सही जवाब वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि बारात तो जाती है वर पक्ष के, वर ही जाता है ना बारात वधू को लाने। तो डोमकच जो है वो नाट्य लोक संगीत वो वर पक्ष की स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाग किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो फाग की अगर हम बात कर ले तो फाग किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो फाग आपके फगुआ जिसको कहते हैं, फाग फगुआ, तो ये आपके बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु इसका जवाब हो जाता है। फाग कब गाए जाते हैं? फाग बसंत ऋतु में गाया जाता है। आगे है, फाग गीतों में किसकी प्रधानता होती है? तो फाग गीतों की अगर हम बात कर ले प्रधानता की, तो इसमें अगर बात कर ले तो प्रेम और अनुराग की प्रधानता होती है। किसमें? फाग गीतों में प्रेम और अनुराग की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं, चैती किस मास में गाया जाता है? जैसा कि आप लोग नाम से ही परिचित होंगे चैती, तो चैती जो है आपके चैत मास में गाया जाता है। चैती चैत मास में ही गाया जाता है। ठीक है, इसमें राम जी की गाथाओं का या उनके जन्म वगैरह का वर्णन किया जाता है ना चैती में। रामा चैत में जो होता है आपका, चैत्र रामनवमी को उनका जन्म हुआ था, उन्हीं का वर्णन किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो आपके होते हैं होली वगैरह जो चलता है फाल्गुन में, उसमें राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन यहाँ चैत में राम जी का वर्णन होता है। आगे देखते हैं 18 नंबर में, चैता बिहार के किन क्षेत्रों में ज़्यादातर गाया जाता है? तो चैता की हम बात करें तो बिहार के किन क्षेत्रों में? तो ये आपके जो क्षेत्र हो जाएंगे मगध और भोजपुरी क्षेत्रों में ज़्यादा गाए जाते हैं चैता। ठीक है, मगध और भोजपुरी क्षेत्रों में ज़्यादा गाए जाते हैं चैता। आगे देखते हैं, ढोलक और झांझ पर गाए जाने वाले चैता को क्या कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ढोलक और झांझ पर जो गाए जाने वाले चैता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घाटों। उसको क्या कहते हैं? घाटों कहते हैं। ठीक है, ढोलक और या फिर आपसे प्रश्न बने कि घाटों किसे कहा जाता है, यानी कि घाटों क्या है, तो बताना है ढोलक और झांझ पर बजने वाला चैता है। ठीक है, घाटों क्या है? ढोलक और झांझ पर बजने वाला चैता है, उसको क्या कहते हैं? घाटों। घाट देते हैं ना, ढोलक झाल लेके घाट देते हैं लोग, पूरा मिला देते हैं। देखिए आगे क्या है, 20 नंबर, 12 मासा किसका वर्णन गीत है? तो 12 मासा की अगर हम बात करें तो किसका वर्णन करता है? तो 12 मासा जैसा कि नाम है उसका तो वैसा काम है इसका। तो 12 मासा 12 मास का वर्णन गीत है, इसमें 12 महीना का वर्णन किया जाता है। आगे देखिए, 12 मासा किस प्रकार का गीत है?
तो बताना है बारहमासा किस प्रकार का गीत है, तो ये जो है आपके वियोग गीत में आता है। ठीक है, बारहमासा कैसा गीत है, वियोग गीत है। ठीक है, वियोग, वियोग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पति और पत्नी रहते हो, तो पति प्रदेश चले गए हो, तो इस तरह से मतलब उनके जो वियोग होते हैं, उनके जो याद होते हैं, बुलाने की जो एक भावना होती है, वही वियोग होता है ना, यानी एक तरह से बिछड़न, तो वही वियोग होता है। इसमें बारहमासा कैसा गीत है, वियोग गीत है। ये जो है आपको भोजपुरी, मगही, मैथिली ये देखने को मिल जाते हैं, ये सब क्षेत्रों में, ये सब भाषाओं में सुनने को मिल जाते हैं। आगे देखिए बारहमासा का प्रारंभ कब से होता है, तो बारहमासा के अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हो जाता है बारहमासा आषाढ़ की पहली बारिश से। आषाढ़ की जो पहली बारिश होती है तो बारहमासा का प्रारंभ जो है वहीं से माना जाता है। और अगला प्रश्न है कि बारहमासा कब समाप्त होती है, तो बारहमासा क्या है, बारहमासा गीत जो है वो कब समाप्त होती है, तो आषाढ़ की पहली बारिश से ये शुरू होती है, लेकिन ख़त्म कहाँ पे होती है, तो जेठ की तपती धूप से। ठीक है, जेठ की तपती धूप से ये खत्म होकर, जेठ के बाद कौन सा महीना आता है, जेठ के बाद आषाढ़ आता है, आषाढ़, तो आषाढ़ में फिर ये शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यह 12 मास चलते रहता है। ठीक है, तो जेठ की तपती धूप में ये समाप्त हो जाती है, और ये अगर स्टार्ट कब होती है, तो आषाढ़ की पहली बारिश से। अगला प्रश्न है चौमासा किसका लघु रूप है, तो चौमासा किसका लघु रूप है, तो चौमासा जो है लघु रूप अगर पूछा जा रहा है तो ये बारहमासा का ही लघु रूप हो जाता है चौमासा। एक इसमें हो जाता है छमासा, तो चौमासा में 4 माह का वर्णन, छमासा में 6 माह का वर्णन, तो यही है चौमासा और छमासा इसके ही लघु रूप है। अगला प्रश्न है छठ समाप्ति पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाने वाला भाई बहन का त्यौहार है। देखिए छठ मास, जो कार्तिक में जो छठ मास होती है उस पे जो मास के शुक्ल पक्ष पर जो मनाया जाता है भाई बहन का त्यौहार, उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो जो त्यौहार होता है वो क्या होता है, सामा चकेवा, उसको सामा चकेवा के नाम से जानते हैं। सामा चकेवा जो है मिथिला क्षेत्रों की बात करें तो ये स्त्री प्रधान नाट्य गीत है। सामा चकेवा मिथिला क्षेत्र के स्त्री प्रधान नाट्य गीत है। ठीक है, तो ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये भाई बहन के त्यौहार माना जाता है। सामा चकेवा कब मनाया जाता है, जैसा कि मैंने बता दिया कि छठ जो होता है छठ समाप्ति पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर। ठीक है, आगे देखिए बंध्या और कोढ़ी के दुर्दशा का वर्णन किस गीत में मिलता है, तो बंध्या और कोढ़ी की दुर्दशा का जो वर्णन है वो हमेशा आपको सुने होंगे छठ गीतों में इसका वर्णन मिलता है, छठ गीतों में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बिहार में किस त्योहार में सूर्य की उपासना की जाती है, तो जवाब देना है सूर्य की उपासना, आदित्यमल, सूर्यमल जो ऐसे करके उपासना करते हैं लोग, वो तो कौन सा त्यौहार होता है, वो छठ पूजा होता है। छठ पूजा में सूर्य की उपासना करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं बिरहा गीत किसके द्वारा गाया जाता है, तो बिरहा जैसा कि बिरहा हो गया, लोरिकी हो गया, तो ये सब किसके द्वारा गाया जाता है, ये सब जो है आपके अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है, ये उनका जाति गायन है, अहीर जातियों के द्वारा गाया जाता है। यानी कि उनके जो कुल देव जो घर होता है तो उनके कुल देवता जो होते हैं तो उनकी परंपरा रही है वो गायन की, बहुत पुरानी परंपरा रही है उनकी। आगे देखते हैं लोरिकी और बिरहा किस गीत के अंतर्गत आते हैं, देखिए दोनों जाति गीत है और ये दोनों जो है आपके अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है, लोरिकी और बिरहा। तो पूछा जा रहा है लोरिकी और बिरहा किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे, ये आते हैं जाति गीत के अंतर्गत। ये जाति गीत है और ये अहीर जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, अहीर जाति के द्वारा गाए जाते हैं। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ें, चक्की पर आटा पीसते समय गाए जाने वाले गीत को कहते हैं। देखिए महिलाएं पहले क्या होती थी, पहले घर की महिलाएं जो होती थी वो आंगन में बहुत सारा जो था चक्कियाँ लगी हुई होती थी। चक्कियाँ यानी कि जब शादी हो, विवाह हो, यानी कि कोई फंक्शन हो, इस तरह के जो मौके होते थे तो महिलाओं को बुलाया जाता था जाता पीसने के लिए, जाता चलाती थी और वहाँ से क्या होता था आटा निकलता था। क्योंकि पहले तो मिल था नहीं, तो जाता पीसते वक्त जो गीत गाया जाता था उस गीत को कौन सा गीत कहते हैं, तो उस गीत को लगनी गीत के नाम से जाना जाता है था। उस गीत को कौन सा गीत, लगनी गीत। याद रखना है इस चीज़ को,
कि लगनी गीत इसको कहते हैं, ठीक है। चक्की पर आटा पीसते समय जो गाया जाता था, लगनी गीत। आगे बढ़िए, महिलाओं द्वारा गोदना गोदते समय, यानी कि गोदना जो है, गोदना के समय गाए जाने वाले गीत को किस नाम से जाना जाता था? पहले आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं के हाथों में जो है वो फूल पत्तियाँ कुछ बनी हुई होती थी। महिलाएं लोग क्या करती थी, गोदना गोदवाती थी, तो उसको उस समय जो गीत गाया जाता था उस गीत को क्या कहते थे? तो वही है, महिलाओं द्वारा गोदना के समय गाए जाने वाले गीत को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपके खोदा पारने की गीत के नाम से जाना जाता है। उस गीत को क्या कहते हैं? खोदा पारने की गीत, ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि खोदा पारने की गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो खोदा पारने की गीत जो है आपके स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। खोदा पारने की गीत स्त्रियों द्वारा गाते हैं, और ये जो गोदना जो होता है उस वक्त गाया जाता है महिलाओं द्वारा। आगे देखिए, धान रोपते समय कौन सी गीत गाया जाता है? जब खेतों में जब मजदूर जो धान रोपते हैं, तो उस समय भी देखिए बिहार में क्या है कि बहुत सारे ऐसे नृत्य है कि यहाँ हर बातों के पीछे जो है यहाँ पे संगीत जुड़ा हुआ है, गीत जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हर वैसे गीत जो हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो धान रोपते समय अगर हम बात कर ले कि तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो धान रोपते समय जो है आपके चोचर गीत गाया जाता है। धान रोपते समय जो गीत गाया जाता है उसको चोचर गीत कहते हैं, ठीक है। फागुन में गाया जाता है। लगनी गीत क्या होता है आप बता दिए अभी, कि लगनी गीत जो है आपका, जो महिलाएं लोग घर में जो जाता पीसती थी, तो बहुत सारे महिलाएं जो है 4-5 महिलाएं घरों में घर के आंगन में जाता होता था 4-5, तो पीसते पीसते जो गाती थी वही लगनी गीत। और यहाँ धान रोपते समय चोचर गीत, ठीक है। व्यवसाय गीत, जैसे कि अपने व्यवसाय को जो शुरू करते हैं तो व्यवसाय गीत वहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि लोरी क्यों गाया जाता है? देखिए लोरी क्यों गाते हैं? लोरी जो है बच्चों को नींद आने के लिए या फिर और बच्चों को सुलाने के लिए, यानी कि लोरी इसलिए गाया जाता है ताकि बच्चे सो जाएं, उसको नींद आ जाए। तो वो ये आपका जवाब दोनों सही होगा। तो ये यहाँ पे सही जवाब इसका उपर्युक्त दोनों। आगे देखिए, कबड्डी गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो कबड्डी जो गीत है वो किसके द्वारा गाया जाएगा? ये महिलाओं पुरुषों द्वारा तो नहीं गाया जाएगा, बड़े लोगों को तो नहीं गाया जाएगा। तो बच्चे जो हैं वो कबड्डी खेलते हैं, उसी समय जो है कबड्डी जो है कबड्डी गीत गाते हैं, ठीक है। आपने सुना ही होगा कबड्डी कबड्डी, इस तरह से तोड़ देंगे हड्डी, चूना लगा के बांध देंगे पट्टी। ये इस तरह से बहुत सारे जो क्षेत्र हैं बिहार के, तो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपनी भाषाओं में यह चीज़ जो है प्रचलित रहता है, ठीक है। तो ये कबड्डी गीत बच्चों द्वारा किया जाता है। आगे देखिए इसमें कि बच्चों में उबटन लगाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो बच्चों में अगर उबटन जो लगता है, तो बच्चों में उबटन लगाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको अपटोनी गीत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपटोनी गीत, ठीक है। उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिए उन बच्चों के पास जिनके पास नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो सेशन आप लोग शेयर भी कर दीजिए। आपसे उम्मीद है कि आपने अभी तक सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। देखिए 37 नंबर देखिए, इनमें कौन बिहार का लोक नृत्य नहीं है? देखिए, ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है ये आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, ये आपका झिझिया जो है बिहार का है, जाट जातिन बिहार का है, सुगना जो है आपके बिहार का ही है, लेकिन कथक जो है आपके बिहार का लोक नृत्य नहीं माना जाता है। कथक जो कहाँ का है? कथक जो है वैसे आपके उत्तर पूछा जाए उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य तो कथक हो जाएगा, ठीक है, कथक आ जाएगा, क्योंकि कथक जो है किसका है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश। और इससे जुड़े कौन है? बिरजू महाराज, ठीक है। तो याद रखना है बिहार में लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो कथक नहीं है, झिझिया है, जाट जाटिन है, और यह सुगना है। अगला प्रश्न है कि गवनिहारिन कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए गवनिहारिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो गवनिहारिन की बात कर ले तो ये बिहार का लोक नृत्य है गवनिहारिन, ठीक है। पश्चिम बंगाल असम का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में आपके हो जाएंगे तमाशा और लावणी। असम में कौन सा? असम में बिहू। पश्चिम बंगाल का चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए मुझे पश्चिम बंगाल का कौन सा लोक नृत्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में जब करवा रहे थे, तो पश्चिम बंगाल का मैंने आपको करवाया था। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन की अगर बात करें तो जाट जाटिन जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इन सभी जितने भी जो लोक नृत्य है इन सबों के बारे में आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में मैं क्लास बना के
आपको एक सेशन अलग से दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा जो है आपका क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, थोड़ा सा मैं थ्योरी बनाऊंगा सभी के लिए। ठीक है, जितने भी आपके बिहार के लोक नृत्य हैं जो प्रमुख, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जो है लेक्चर क्लास बना दूंगा, थ्योरी बना दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखिए इस चीज़ को और वहाँ जाके उसको भी पढ़िएगा, वो सेशन भी मैं जल्द ही ला के दूंगा आपको। देखिए आगे क्या है कि विदेशिया किनकी कृति है। तो विदेशिया जो है वो जैसा कि जानते हैं किनकी, बिहार के भोजपुरी के शेक्सपियर, जो कि कहे जाते हैं कौन, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जो हैं भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। ये गायक भी थे, ये नायक भी थे और ये निर्देशक भी थे, ये सब कुछ थे। आगे बात कर लेते हैं 41 नंबर प्रश्न का कि भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था। तो भिखारी ठाकुर की जन्म की हम अगर बात करें तो 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए भिखारी ठाकुर के अगर हम बात किए हैं तो ये बता दें कि इनका जन्म जो हुआ था वो छपरा जिले में यानी कि सारण जिले में हुआ था। आगे देख लेते हैं कि भिखारी ठाकुर का निधन किस वर्ष हुआ। तो भिखारी ठाकुर का निधन जो है आपके माना जाता है कि वो कब हुआ है, वो हुआ है 10 जुलाई 1971 ईस्वी को भिखारी ठाकुर का निधन हुआ है। ठीक है, आगे देखिए भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। भिखारी ठाकुर का जन्म जैसा कि हमने आपको बताया कि सारण जिले में हुआ था। भिखारी ठाकुर का जन्म सारण जिले में एक कुतुबपुर गांव है वहीं हुआ था। ठीक है, बेटी बेचवा किन की कृति है। तो बेटी बेचवा किन की कृति है, जैसा कि यही है भिखारी ठाकुर। बेटी बेचवा आपका हो गया, विदेशिया हो गया, और भी हैं नृत्य, वो सभी पे चर्च कर दूंगा आपसे, लेकिन यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। आगे देखिए लौंडा नाच को एक अलग पहचान दिलाने में किनका अहम भूमिका रहा। तो लौंडा नाच को जो अहम भूमिका जो रहा पहचान दिलवाने में, तो वो किनका, तो वो भी आपके भिखारी ठाकुर हैं। ठीक है, भिखारी ठाकुर जो कि लौंडा नाच को एक अलग पहचान दिलाई। अगला प्रश्न है कि विंध्यवासिनी देवी का निधन कब हुआ। विंध्यवासिनी देवी के निधन के बारे में अगर बात कर ले तो विंध्यवासिनी देवी का निधन 2006 ईस्वी में हुआ है। 2006 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी का निधन हुआ है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं तो बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए एक मैंने करवाया था उपनाम, नाम और उपनाम, उसमें आप लोग को लगभग मैं ट्रिकली मेथड से जो है सारा प्रश्न जो है याद करवा ही दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं कि अब जो बहुत दिनों से याद नहीं हो रहा था वो आप याद करवा दिए। तो जी बिल्कुल, मैं कोशिश यही रहती है कि याद करवा दे, लेकिन बस एक उम्मीद भी रहती है कि बस आप लोग कुछ नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस यही उम्मीद रहती है और कोशिश रहती है कि याद करवा दें। चलिए बिहार कोकिला जो है आपके, हाँ बात कर रहे थे किसकी, स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी जो हैं उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर ले कि बिहार कोकिला के नाम से, तो बिहार कोकिला हो जाती हैं विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, शारदा सिन्हा भी मिल जाएगा लिखा हुआ। देखिए कोकिला क्यों लगता है, इसलिए क्योंकि वो प्रसिद्ध और बहुत अच्छे गायिका हैं, तो इसलिए जो है कोकिला लगाया जाता है उनके पीछे। तो अगर बात कर ले विंध्यवासिनी देवी, तो ये भी बहुत अच्छी गायिका थी, और अभी के समय में अगर बात कर ले तो शारदा सिन्हा भी बहुत अच्छी गायिका हैं, तो इसलिए उनको भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि बिहार कोकिला के नाम से, लेकिन आपको आंसर लगाना है विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है विंध्यवासिनी देवी का जन्म कब हुआ था। तो विंध्यवासिनी देवी की अगर जन्म की बात कर ले तो उनका जन्म माना जाता है 5 मार्च 1920 ईस्वी को। 5 मार्च 1920 ईस्वी को विंध्यवासिनी देवी का जन्म हुआ था। इनका जन्म मुजफ्फरपुर में माना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न है कि संगीत शिक्षक के लिए, संगीत शिक्षक नहीं शिक्षण यहाँ पे होगा, संगीत शिक्षण। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा इस चीज़ को। संगीत शिक्षण के लिए विंध्य कला मंदिर की स्थापना किनके द्वारा की गई। ठीक है, तो चलिए बताना है फटाफट कि संगीत शिक्षण के लिए विंध्य कला मंदिर की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, क्या हो जाएंगे, विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी के द्वारा किया गया संगीत शिक्षण। विंध्य कला मंदिर, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विंध्य कला मंदिर की स्थापना किनके द्वारा, तो विंध्यवासिनी देवी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर की बिहार का वह लोक नृत्य जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों
की भी भागीदारी होती है। तो अभिनय और गायन के साथ इसमें मूर्तियों की भी भागीदारी होती है किसमें? तो ये आपके हो जाएंगे विदेशिया में। इसमें अभिनय तो किया ही जाता है लेकिन साथ में इसकी मूर्तियों के साथ भी भागीदारी होती है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार के जो है आपके 50 प्रश्न जो है आपके क्लियर हो गए और मैं कोशिश करूँगा कि और अधिक से अधिक प्रश्न आपको और करवा दूँ कुछ। और देखिए वैसे दोस्तों आपके लिए जो है एक लेक्चर क्लास दे देता हूँ जिसमें जो कि प्रमुख जो लोक नृत्य है उसके बारे में कुछ जो बताया गया है वो आपका उसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है? तो वो दे दूँगा मैं जल्द ही, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। कि जैसा कि हर बार की तरह मैं फीडबैक तो लेता ही हूँ, फीडबैक लेना ज़रूरी बनता है दोस्तों, क्योंकि अपनी मेहनत का जो है वो कैसा रंग रहता है वो तो आप ही लोग बताएँगे ना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।